बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन थेबो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हुसैन थेबो। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उनका स्लोगन था, उन सब में एक ये भी था कि हम मुल्क के अंदर लेजिस्लेशन करेंगे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्लोगन था। और किसी भी मुल्क के तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए कानून साजी बहुत ज़रूरी होती है। जब आप कानून बनाएंगे किसी भी आर्गेनाइजेशन के, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, इस तरह से मुल्क के भी बनाएंगे। अभी हालिया बहुत सारी लेजिस्लेशन हुई और बहुत अच्छे तरीके से लेजिस्लेशन हुई। एक दिन 19 बिल पास हुए, दूसरे दिन 12 बिल पास हुए, 31 बिल 2 दिन में पास हुए। उसके बाद अपोजिशन लीडर ने फरमाया कि जनाब हमने तो इलेक्शन कमीशन के बिल पे बात ही नहीं की है, हमने डिबेट करनी है इसके ऊपर। डिबेट करने पे असद कैसर साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर हम इसको दोबारा कमेटी बना लेते हैं और हम इसको वापस ले आते हैं। उस पर बाबर ईवान साहब ने फरमाया कि नहीं, अब ये यहाँ से हाउस से चली गई, अब सेनेट में जो कुछ भी होना है वो सेनेट में होना है। लेकिन ये तमाम पॉइंट्स उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने 72 पॉइंट्स में से 47 पे एतराज़ात दिए। उस पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि ये हाउस का काम है, लेजिस्लेशन करना ये असेंबली का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि वो हमें डिक्टेट करें। अगर उनको इस पे हमारे साथ कोई बात करनी है तो वो पहले रिज़ाइन दें और वो आके सियासत को ज्वाइन करें और फिर हम उनसे बात करेंगे। इस पे तफसीलन बात करने के लिए हमारे साथ अथॉरिटी हैं, इस पे बात करने के लिए कंवर मोहम्मद दिलशाद साहब, जो फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब हैं, जो CEO हैं पिल्डाप के और सीनियर एनालिस्ट हैं। सबसे पहले मैं कंवर दिलशाद साहब आपके पास आऊँगा। आप जो रिसेंट हालिया लेजिस्लेशन हुई है, ये बिल पास हुआ है, बेसिकली इस पे इलेक्शन कमीशन को क्या एतराज़ात हैं? रिमार्क्स में अच्छी तरीके से बता दिया है कि ये जो लेजिस्लेशन हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नुक्ता नज़र ये रहा है कि जो कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, तो उनको कोई पॉइंट वो सुना ही नहीं। उनकी जो गुजारिशात थी उनको नज़रअंदाज कर दिया और उन्होंने वो बिल जो है वो कौमी असम्बली में भिजवा दिया लेजिस्लेशन के लिए। और कौमी असम्बली में जैसे आपने फरमाया कि वहाँ कोई बहस नहीं हुई और वो जो जब बकौल माम मीडिया के वो बिल्डोज कर दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना यह था कि जनाब हम स्टेक होल्डर हैं, हमने इलेक्शन करवाना है, शफाफ में इंतखाबात करानी है, हमारी आईनी कानूनी जिम्मेदारी है, तो हमें आपने जो लेजिस्लेशन भिजवाई है उस पर एतराज़ात हैं। उनका कहना यह है कि इसमें तकरीबन 13 ऐसे शिके हैं, दफात हैं, क्लाजेज हैं जो बराह रास्त पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादम है। राइट। जब वो मुतसादम हैं तो हम इलेक्शन कैसे करवाएंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब ये हुकूमत के वज़रा का या मशीर मावनीन का ये कहना कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं और अपने सियासत ज्वाइन कर ले, ये इंतहाई नामाकूल बात कही है। अगर इंडियन इलेक्शन कमीशन यहाँ होता तो उन्होंने उस मशीर को इमीडिएटली चंद घंटों में जेल भेज देते ना। यह बदकिस्मती है कि वो हुकूमत के, ठीक है इलेक्शन कमीशन बड़ा जाग गया है, उठ गया है, लेकिन इंडिया की दर्जनों मिसालें मेरे सामने मौजूद हैं कि जब किसी वजीर ने इस तरह की नापसंदीदा गुफ्तगू की तो उन्होंने घंटों में उसको जेल भेज दिया। तो यहाँ वो मामले नहीं है। तो जिसकी ज़बान है वो कहता फिरता रहता है कि ज़बान दराज है, कोई ज़बान को रोकने वाला कोई नहीं, आइन और कानून भी खामोश है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये बातें नहीं करनी चाहिए। ये वजीर आजम का काम है कि इन वजीरों को ज़बान दराज की बंद कराएं। राइट। इनके ज़बान को खींच रहे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए इनकी। ये इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे के बारे में इस तरह की बात करते हैं कि जी हम लेजिस्लेशन करेंगे, आपको इतराज होता है आप इस्तीफा देकर चले जाएं या सियासी जमात इख्तियार कर लें, ये कोई जेब नहीं देता इनको। अब चीफ इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अपनी इंतहा के इख्तियारात को इस्तेमाल में ले आए। उनके पास बेपनाह इख्तियारात हैं। उनको आर्टिकल 204 के तहत इनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस कर सकते हैं।
अच्छा, और इलेक्शन एक्ट 2000। अच्छा कमर दिलशाद साहब, इसमें आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि अगर ये जो कानून साजी होती है वो तो लेजिस्लेशन जो होती है वो तो हाउस का काम है। ये जो हमारे पहले हमारा लोअर हाउस है जिसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं, उसके बाद फिर अपर हाउस में सेनेट में जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेगा। क्या कानून के मुताबिक आप हमारे नाजरीन को बताएं, क्या इलेक्शन कमीशन का लेजिस्लेशन में भी रोल है क्या? जनाब, बात यह है कि जब भी कोई इंतखाबात होते हैं और जो उसमें कोई कानून की खिलाफ वर्जी होती है, आइन से मुतसादिम होते हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन को ही मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है ना। इलेक्शन कमीशन पर ही आंच आती है ना। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जनाब जो आपने तरमीम की है इलेक्शन एक्ट 2017 में, उसमें कहा है कि हल्का बंदियां जो हैं वो वोटर लिस्ट पे होंगी, वो आइन से मुतसादिम है आर्टिकल 51 से। तमाम जो शिके हैं इंतखाबी अमल की, इंतखाबी इलेक्टोरल रोल्स के इतने जो 10-12 शिके हैं, क्लासेस हैं, उनको हज़फ करके उनको दे दिया आपने नादरा को। तो उन्होंने कहा ये आर्टिकल 219 से खिलाफ है। तो आप बताएं इलेक्शन कमीशन क्या किस तरह से कर सकता है कि जब पता है उसके सामने आपके सामने आ रहा है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है और आपके तमाम इख्तियारात जो है नादरा को दे दिए, तो कभी आर्टिकल 222 के तहत आप हमारे इख्तियारात को कम नहीं कर सकते। इसी तरह उन्होंने और भी बेशुमार हैं, 13, 14, 15 हैं, बल्कि 25-30 के लगभग हैं। तो ये सारी चीजें हम बड़ी बड़ी बातें मैंने आपको बता दी। बाकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ठीक है जी। मैं उस पे मैं कमर दिलशाद साहब उस पे भी आपके पास आता हूँ। मैं अहमद बिलाल महबूब साहब के पास जाऊँगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं सर, जिस तरह से कमर दिलशाद साहब फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का रोल भी है कि वो लेजिस्लेशन करें, तो फिर कल ऐसा होगा कि अगर मुल्क के लिए कानून साजी होगी तो चीफ जस्टिस साहब भी इंटरफेयर कर सकते हैं कि ये आप कानून साजी ऐसा ना करें और ऐसा करें, क्या वो डिक्टेट कर सकते हैं? देखिए मेरे ख्याल में कंवर साहब वो नहीं कह रहे जो आप अच्छा से बयान कर रहे हैं जी। कंवर साहब का मेरे ख्याल में मतलब ये है, मैं पूरी तरह से नहीं सुन सका सर, और मेरी राय ये है कि इलेक्शन से मुतालिक जब कोई लेजिस्लेशन होगी तो बहुत ज़रूरी होगा कि उसके लिए आप इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन करें। तो आपकी लेजिस्लेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, वरना आप वो गलतियां करेंगे। अच्छा, कंसल्टेशन एक और बात है, आप उसको इंटरफेयर करके उसमें आप कहें कि ये ठीक नहीं है, ये एक अलग बात है, ये भी कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर उसके अंदर देखिए अभी तो वो लेजिस्लेशन हुई भी नहीं है ना, अभी तो सिर्फ कौमी असम्बली से पास हुआ है, वो अभी लॉ नहीं बना है, अभी सेनेट में भी डिस्कस होना है। तो ये बिल्कुल मुनासिब है कि इलेक्शन कमीशन उसे पॉइंट आउट करे और हुकूमत को बताए, ये तो उसकी खैर खाही है, ये तो हुकूमत के लिए बेहतर है। कल को वो गलती करेंगे और वो फिर कोर्ट में जाएगी बात, और कोर्ट में जाके कोर्ट भी जिस तरह आपने कहा, कोर्ट किसी भी कानून को अगर वो पास हुआ हो और उनको अंदाज़ा हो कि ये आइन से मुतसादिम है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो वो उसको नल एंड वॉइड करार दे देती है अदालत। आपको मालूम है कि वो हस्बा का कानून एक बार बना था, जी बिल्कुल पास हो गया था, गवर्नर ने भी एसेंट दे दिया था, तो चीफ जस्टिस साहब ने उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया, सस्पेंड कर दिया पहले। तो ये कर सकती है। तो ये मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा किया है कि बहुत खैर खाई की है हम सब के लिए और ख़ुद गवर्नमेंट के लिए। लेकिन गवर्नमेंट क्यों इलेक्शन कमीशन को एक हरीफ समझ रही है? वो हरीफ नहीं है, वो तो एक एंटिटी है जिसे इलेक्शन कराने की आईनी जिम्मेदारी है। तो वो अगर ये पॉइंट आउट नहीं करेगी कि ये गलतियाँ खामियाँ हैं, तो कौन करेगा? लेकिन जहाँ तक लेजिस्लेशन का ताल्लुक है, पार्लियामेंट सॉवरन है, पार्लियामेंट। अब देखिए जिस तरह से कोई शख्स अगर ये कह दे कि ये लॉ जो आपने पास किया है ये शरीयत से मुतसादिम है, इस्लामी कवानीन से मुतसादिम है जी, तो और वो तो उसके बाद फिर वो उस हद तक वो कानून कालदम हो जाता है। तो इसी तरह से ये पाकिस्तान के सिस्टम में अगर इलेक्शन कमीशन ये बात कह रहा है और ये साबित हो जाए कि आइन से मुतसादिम है, मैं जैसे आम आदमी को भी ये लग रहा है कि कुछ चीज़ें
आइन से मुतसादिम है। जी आप जरा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं, आपने रिसेंटली एक डान में एक आर्टिकल भी लिखा है इसके ऊपर, क्या ऐसी पॉइंट्स हैं जो कल हमारे ख़ास तौर पे आवाम के लिए, जो वोटर होंगे उनके लिए ये नुकसानदेह होंगे? देखिए एक दो बातें तो ऐसी हैं कि जो कोर्ट में जाएंगी, यकीनन अगर ये पास हो गया कानून और वहाँ चैलेंज होंगी। मिसाल के तौर से ये कानून के मुताबिक अब वो कह रहे हैं कि आप ओपन बैलेट से सेनेट का इलेक्शन करवाएं। अब जब आपको पता है कि ऑलरेडी ये बहुत रेफरेंस भेजा जा चुका, अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी और कहा कि ये आइन के मुताबिक ये ओपन बैलेट नहीं हो सकता। तो ये अब फिर आप ओपन बैलेट कानून के मुताबिक कर रहे हैं, जब आइन के अंदर ये लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट इसे आप होल्ड कर चुकी है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप उसे ये कह रहे हैं। फिर ये आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो डिलिमिटेशन है उसके लिए भी आप ये बात कह रहे हैं कि ये आप पॉपुलेशन की बजाय ये आप वोटर्स की तादाद के मुताबिक करें, तो ये भी आइन के शिक के मुतसादिम है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है, इम्प्लाई करता है कि ये आबादी के मुताबिक होगी। तो या तो आप आइन में तरमीम कर लें, फिर आप ये जो इंटरनेट वोट, ये ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग का मामला है, कानून तो आप पास कर देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे किया जाएगा ये। यानी आप इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल ठीक। कंवर दिलशाद साहब, आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग के बारे में बताना चाह रहे थे। आप जो हम बार बार एग्जांपल दे रहे हैं हिंदुस्तान का दे रहे हैं, आपने हिंदुस्तान का विज़िट भी किया, वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिली, तो आप हमारे आवाम से शेयर करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग है इसमें भी कोई फॉल्ट हो सकता है, इसमें भी गड़बड़ हो सकती है? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को वजारत पार्लिमानी अमूर के जरिए जो लेटर लिखा है वो मैंने पढ़ा है लेटर सर। उसमें मैं ये कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में शफाफियत नहीं है, राजदारी नहीं है, इसमें गड़बड़ के चांसेस हैं, इसमें टेम्परिंग भी हो सकती है और इसमें जो है बाकायदा प्रोग्राम में तब्दील किया जा सकता है। इसमें बहुत से शुब व शुबहात जो हैं उसने उन्होंने लिखा है और ये आइन के आर्टिकल 218 से मुतसादिम है। जब एक इलेक्शन कमीशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की नोटिस में ला रही है कि जनाब आप इसके ऊपर करें, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को तजवीज़ दी तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, अपने कॉलम के जरिए भी कि जनाब आप एक आला सतह की कमेटी मुकर्रर कर दें जिसमें इंतहाई कानूनदान है पाकिस्तान के, सईद अली जफर साहब हैं, डॉक्टर फरोग नसीम साहब हैं, और आप आगे बढ़ें तो एहसन जफर साहब हैं। ये बैठ के जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, उसकी एक एक शिक को पढ़ लें तो देख लें। अब अगर ये कमेटी ये बाकायदा रिकमेंडेशन दे देती है कि वाकया इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त आइन से मुतसादिम है, तो आप उसको कौमी असम्बली में दोबारा बिल भी पेश कर सकते हैं। ये दर्जनों मिसालें मौजूद हैं। हमारे अगर एडवाइजर के जहन से बात निकल जाती है वो सियासी स्कोरिंग करते रहते हैं, तो वो बाकायदा बेशुमार। अभी देखें जो 18वीं अमेंडमेंट आई थी, जब वो जुडिशरी पे आँच आई तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बखावत चौधरी ने 17 रुकनी बेंच बैठा के उसको रिजेक्ट कर दिया। तो बाद में 19वीं अमेंडमेंट आई, 20वीं अमेंडमेंट आई, 21वीं अमेंडमेंट आई, 22वीं अमेंडमेंट आई। तो ये तो तरीकेकार होता है। इसमें ये कहना कि आप सियासत छोड़ दें, आप सियासत में चले जाएं, चीफ इलेक्शन कमीशन छोड़ दें, बस कोई सियासी जमात ज्वाइन कर लें, तो ये तो दुरुस्त नहीं है कहना। बिल्कुल ठीक अपना इलेक्शन कमीशन तो अपना खूबसूरत तरीके से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भेजवा दिया। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मुझे उम्मीद है कि मेरी चंद रोज पहले सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई थी, उसमें हमने ये उनसे गुजारिश की थी एक कमेटी बना दे। सोच रहे वो बड़े सोच समझ के सदर मुमलिकत साहब जो है इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, बीच में आए हैं, ब्रिज बन गए हैं इलेक्शन कमीशन के दरमियान, हुकूमत के दरमियान। उनकी दानिशमंदी से मुमकिन हालात ठीक हो जाए और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान जो गलतफहमी है या कशमकश है खत्म हो जाए। उसका आसान तरीका हमने ये बताया, कमेटी मुकर्रर कर दें। हमेशा कमेटी बनती आ रही है। अब जाके 3 का मसला पैदा हुआ, उनके 30 जो है मेंबर बागी हो गए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सईद अली जफर की सरबराही में एक रुकनी कमेटी बना दी। फैसला ठीक हो गया, तय हो गया, ठंडे पड़ गए, सब मामले खत्म हो गए। तीसरा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के भी चाहिए, एक 2 रुकनी बना दें, दोनों लॉ मिनिस्टर भी हैं और सईद अली जफर साहब पाकिस्तान के मायानाज कानूनदान भी हैं, सेनेटर भी हैं,
तो खत्म हो जाएगा मसला। इलेक्शन कमीशन को बैठा लें, स्टडी कमेटी बैठ दे, वहाँ बैठ कर गौर के खत्म कर दें। जहाँ आइन से मुतसादिम है तो भारत को कानून साजी कर लें। बिल्कुल मामला तो नहीं है। राइट। तो ये इसलिए हम जिस वक्त अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दुरुस्त है, और अहमद गुलाम साहब का मैंने आर्टिकल पढ़ा, मैंने उनको मुबारकबाद भी दी थी। उसमें यह है कि वो बेहतरीन उन्होंने, मैंने भी पाकिस्तान गवर्नमेंट में इस पर 4 जो है मुसलसल जो है मैंने किस्त आई, उस पर मैंने कॉलम लिखे। इंडिया का बता दिया कि इंडिया ने 1980 में शुरू किया 50 पोलिंग बूथ पर, और 50 पोलिंग स्टेशन नहीं, 50 पोलिंग बूथ पर। वहां से आहिस्ता आहिस्ता स्टेप करते करते वो 2009 में तक जाकर पूरी इंडिया में जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उन्होंने स्टार्ट कर दी, खत्म कर दिया। जब मैं 2010 में जब मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया से मुलाकात की, उन्होंने अपने मुझे मार्केटिंग की बताया, तो मैंने कहा जी हमें ये इत्तला मिली है कि इसके अंदर एक प्रोग्राम तब्दील किया जा सकता है, इसमें चिप लगाई जा सकती है, इसके टेम्परिंग की जा सकती है। तो उन्होंने कहा ये खदशात तो हैं, हर मामले में क्रिमिनल ज़हन के लोग तो होते हैं, जो भी आप सिस्टम लेके आएंगे क्रिमिनल तो होते हैं, लेकिन इसके लिए हमने रास्ता निकाला है। तो ये चीज़ जो है, ये प्रोग्राम चेंज करना या गाड़ी चेंज करना, ये हम उसको रुकावट डाल देंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन आपके खदशात दुरुस्त हैं। लेकिन इस लिहाज से हम ये चाह रहे थे कि इसको भी जो हमारे तमाम जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं, सिविल सोसाइटी है, अहमद बिलाल साहब बड़े इसके मामले में बहुत काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो भी सारे समझ कर हम हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं। हुकूमत उसके बदले में इलेक्शन कमीशन तहरीक आप इस्तीफा देकर चले जाए, तो ये चीज अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं कि उसको शकू को शबात दूर कर ले। हर सिस्टम में खुदी होती है, हर सिस्टम में कोई ना कोई नकाइस होते हैं। अगर लेकिन इसके फायदे भी बड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के फायदे बहुत है। फिलिपाइन सदर साहब ने मुझे बताया कि जनाब मैं फिलिपाइन गया था 2016 में, उनका सिस्टम मुझे बेहतर लगा, इंडिया से बेहतर लगा, उसमें टेम्परिंग नहीं होती। तो मैंने कहा जी आप कम से कम फिलिपाइन के लिए आप कोशिश कर लें, आप चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में एक माहिरीन की टीम फिलिपाइन भेज दें, टर्की भेज दें, तो जहाँ जहाँ अच्छा कामयाब जा रहा है वो देख लेंगे, रिपोर्ट पेश कर देंगे। हुकूमत का भी मसला जो है, ये जो हो रहा है टेम्परिंग करने वाली बातें खत्म हो जाएंगी। कमर दिलशाद साहब, आपने इस पे 19 तारीख को एक आर्टिकल भी लिखा है फिलिपाइन के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पे, वो बड़ा अच्छा, उस पर भी तफसीलन आपने इसका जिक्र किया है। अहमद बिलाल महबूब साहब, आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो पिल्डाप को भी हेड कर रहे हैं, ये जो हमारे मुल्क के अंदर जो लेजिस्लेशन हो रही है, जो हमारे लेजिस्लेटर हाउस में खड़े होके एक दूसरे के साथ गुत्तम गुत्ता होते हैं, गाली गलोच होते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, आप इस पूरे प्रोसेस को कैसे देखते हैं? इस पूरे प्रोसेस को तो आप उसी तरह देख सकते हैं, एक ही तरह देख सकते हैं कि ये बहुत अफसोसनाक है, ये बल्कि ट्रेजिक है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जहाँ इतने मसाइल हैं, इतनी चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं लेजिस्लेटर्स का, और हम ये तमाम सहूलतें फराहम करते हैं अपने लेजिस्लेटर्स को टैक्स पेयर्स की तरफ से कि वो ऐवान में बैठें। इतना पैसा भी खर्च होता है, कोई 4.5 करोड़ रुपए रोज़ाना का खर्च होता है सर। वो इसलिए देते हैं कि आप बैठ के लोगों के मसाइल हल करें, कोई कानून साजी करें, कोई हुकूमत वक्त की कोई निगरानी करें, ओवरसाइट करें। लेकिन अगर वो इस तरह से करेंगे और फिर उसके साथ जुल्म ये है कि ये काम जो कुछ करना है अपने खर्च पे करें, बाहर जाके लड़ें ताकि पुलिस भी उसमें मदाखलत कर सके। अब आपको मालूम है पार्लियामेंट के अंदर तो पुलिस भी मदाखलत नहीं कर सकती ताकि आज़ादाना तौर पर ये लोग कानून साजी कर सकें। लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की बात है कि आप ऐवान के अंदर एक दूसरे के साथ उलझते हैं, गालियां भी देते हैं, लड़ाइयाँ भी करते हैं, और पुलिस भी वहाँ नहीं आ सकती। तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ आपको फराहम किया गया है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अवाम को अपने अपने हल्के के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे ये शिकवा करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये बात हमें पसंद नहीं है, आप अपना वक्त इस तरह ज़ाया मत करें और आप जो जिस काम के लिए भेजा है वो करें। या तो अवाम फिर उनको वोट ना दे जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल, और उनको बताएं कि हम आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये जो लेजिस्लेटर हैं ये इसी एक बात से खौफजदा होते हैं कि शायद उन्हें अगली बार लोग वोट ना दें। राइट। तो अगर ये सारी बातें उन तक कन्वे हो जाएं कि हम आपको वोट नहीं देंगे नेक्स्ट टाइम अगर आप इस तरह करते रहे, तो मेरे ख्याल सबसे इफेक्टिव चीज यही है। बिल्कुल ठीक। आपने हालिया लेजिस्लेशन देखी जिसमें आपने अपने आर्टिकल में भी जिक्र किया है कि उस दिन 21 मेंबर्स में से जो है वो 8 सिर्फ थे और बाकी थे ही नहीं, उसके बाद 2 दिन के अंदर कोई 31 बिल पास हुए।
क्या ये मिली भगत थी या हुकूमत ने देखा कि ये मौका है और अपने मौके के हिसाब से उन्होंने सारे बिल पास करा लिए? जी कि बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि हुकूमत ने मौका देखा, अच्छा, और उसको बगैर किसी बहस के पास कर लिया। मेरी गुजारिश है कि अगर फर्ज करें अपोजिशन वहां ना भी हो तो हुकूमत के लोग तो मौजूद है ना, वो डिबेट तो करें के लोगों का लेजिस्लेशन को पे ऊपर बहस करने का, अपनी राय देने का हक नहीं है उनको। हाँ जी। उनको अगर फर्ज करें अपोजिशन बाइकआउट कर जाए, वॉकआउट कर जाए, तो इसके बावजूद असेंबली के अंदर बहस होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट के लोग मौजूद हैं, उनके अलायंस के लोग मौजूद हैं, वो अपनी राय दें, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इतना अहम काम है। और देखिए ये आम कानून नहीं है, किसी भी कानून पर इत्तफाक कराए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलेक्शन से मुतल्लिक जो लेजिस्लेशन है वो तो अगर इत्तफाक के राय ना हो तो फिर तो वो बेकार है। इसलिए बेकार है कि उसके नतीजे में आप क्यों कर रहे हैं ये लेजिस्लेशन? इसीलिए कर रहे हैं ना कि कल के इलेक्शंस के ऊपर लोगों का एतमाद हो, तो वो तो नहीं होगा अगर अहमद बिलाल साहब, ये जो महज़ब मुल्क हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, हमारे नाज़रीन को ये बताएं, क्या वहाँ पे भी इसी तरह से चोर दरवाजे से लेजिस्लेशन होती है या वाकई डिबेट होती है? अगर किसी बिल के ऊपर डिबेट नहीं होती है तो क्या कोई अथॉरिटी, सपोज करें सेनेट में, तो उसको वापस कर सकते हैं, वहाँ पे भी डिबेट होती है दोबारा? क्या सुप्रीम कोर्ट या कोई अथॉरिटी इस पे बात कर सकती है कि इस पे डिबेट हुई नहीं, आपने पास कर दिया है? देखिए बदकिस्मती से मेरा नहीं ख्याल कि ये हो सकता है। अच्छा। और मेरा ख्याल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के बारे में हमारा ख्याल ये है, और किसी भी जमहूरियत के अंदर उनका ख्याल ये है कि पार्लियामेंट सॉवरेन होना चाहिए, उसके काम में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये कानून में गुंजाइश नहीं रखी गई कि वो बहस करें या ना करें और फिर उसके ऊपर कोई मुदाखलत करें। बिल्कुल ठीक। लेकिन कानून ये देखिए, ये उनको हक हासिल है कि वो ज़ाब्ते मुअत्तल करके, नॉर्मल तरीके से तो ये है कि बहस होनी चाहिए, कमेटी में जाना चाहिए, लेकिन फिर असम्बली को ये हक भी हासिल है कि वो अपने कवायद को मुअत्तल करके उसको बगैर किसी बहस के पास कर दे। तो ये चूँकि कानून के मुताबिक है, लेकिन ये गलत है, ये स्पिरिट के खिलाफ है, इससे फ़ायदा नहीं होने वाला, ये नुकसान होने वाला है। बिल्कुल ठीक। कमर शाह साहब, योर टेक ऑन इट, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपने कालम में जिक्र किया हुआ है जी। इसमें सबसे ज्यादा जो कोताही हुई है वो स्पीकर को अभी असेंबली की वजह से हुई है। राइट। कौमी असेंबली के स्पीकर के पास बेपनाह इख्तियारात हैं, वो उनको गैर महीना मुद्दत के लिए भी उनको वहाँ से मुअत्तल कर सकते हैं, कौमी असेंबली के दाखिले की इजाज़त नहीं दे सकते। इसके बाद उनके खिलाफ जो है आइन में मुदाखल करना, लेजिस्लेशन में मुदाखल करने के जुर्म में उनके खिलाफ कंवर दिलशाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमने खुसूसन बात की कंवर दिलशाद साहब से, अहमद बिलाल महबूब साहब से इलेक्शन रिफॉर्म्स में। अभी हमारे साथ स्टूडियो में बैरिस्टर अली ताहिर साहब, सीनियर लीगल एक्सपर्ट हैं, कानून के माहिर हैं, लेजिस्लेशन पे अबूर है, उनसे तफसीलन बात करेंगे। बैरिस्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ हमारे साथ अली राशिद साहब हैं, जो ख़ुद एक लीगल एक्सपर्ट हैं, फार्मर इस नेशनल असम्बली के मेंबर हैं। उनसे भी पूछेंगे कि ये नेशनल असम्बली में ये बिल आहिस्ता आहिस्ता चुप चुप करके कैसे पास हो जाता है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बैरिस्टर साहब, आपने बातें सुनी कंवर दिलशाद साहब की और अहमद बिलाल महबूब साहब की, दोनों एक अथॉरिटी हैं, इस पे बड़ा काम कर रहे होते हैं, वो फार्मर इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन, सबसे पहला सवाल, जो इलेक्शन कमीशन ने अपने रिजर्वेशंस दिए हैं, ये राइट है? सर, सबसे पहले तो मैंने दोनों की बात सुनी और बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच लगी कि चीज़ों को किस तरह लेके चलें, कॉन्सिलेटरी अप्रोच लगी। मगर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट सॉवरेन तो नहीं मगर सुप्रीम ज़रूर है। आईने पाकिस्तान से कंप्लाई करते हुए पार्लियामेंट ने कानून बनाने हैं। पाकिस्तान के तमाम अदारे, जिसके अंदर के बहुत अहम अदारे मौजूद हैं,
इवन आपका इलेक्शन कमीशन, आपका पेमरा, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस, सब ने उस लेजिस्लेशन के तहत काम करना है। तो ये तो पार्लियामेंट का काम है कि वो लेजिस्लेशन करे, और पार्लियामेंट की जो भी लेजिस्लेशन होती है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है उसको प्रिज्यूम किया जाता है। इवन अगर वो पास हो भी जाए तो कभी इंटरफेयर नहीं किया जा सकता लेजिस्लेटिव प्रोसेस के बीच में। जो कंवर दिलशाद साहब बात कर रहे थे कि पुलिस नहीं अंदर जा सकती, इसकी भी वजह यही है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर कोई खलल पैदा ना हो, किसी सूरत कोई इंटरफेरेंस पैदा ना हो। तो किसी अदारे के पास ये राइट नहीं है कि अपने रिजर्वेशंस को इस तरह, हाँ एज अ स्टेक होल्डर ये पार्लियामेंट का डिस्क्रेशन है कि वो किसी को बुलाए, उनकी बात सुने, लेकिन उनकी बात माने या ना माने ये पार्लियामेंट का काम है। ये अलग बात। दैट बीइंग सेड, अब जब हम देखते हैं इलेक्शन अमेंडमेंट बिल, तो मैं समझता हूँ 44 शिकों पे उन्होंने एतराज उठाया है, ज्यादातर मेरिट के ऊपर बेस्ड हैं, जो इलेक्शन कमीशन का वैसे भी राइट नहीं बनता। मेरिट के ऊपर हम आपस में डिस्कस तो कर सकते हैं, लेकिन उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। 3 चीजें अलबत्ता उसके अंदर हैं जो मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। पहली बात तो यह है कि ऑर्डिनेंस आपको पता है ओपन बैलेट का ऑलरेडी आ चुका था और फिर रेफरेंस दाखिल किया गया, और रेफरेंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सेनेट इलेक्शंस आर हेल्ड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, फुल स्टॉप। आर्टिकल 226 अप्लाई करता है। इसका मतलब है कि जब तक आईनी तरमीम नहीं होती, सेनेट का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट से होना है, ओपन बैलेट से नहीं होना। मगर फिर भी सेक्शन 122 के अंदर इन्होंने फिर तरमीम के अंदर डाल दिया। तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की बेहरमती की है, आईने पाकिस्तान की भी, जिसकी अब इंटरप्रिटेशन मौजूद है। पहले तो हुकूमत का केस ये था ना, इंटरप्रिटेशन नहीं है इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, अब तो मौजूद है, उसको भी वायोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने इंस्पिरेशन ली अमेरिका से और हमने इंस्पिरेशन ली इंडिया से, और वो क्या थी कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हलके होंगे वो पॉपुलेशन के ऊपर बेस करेंगे नेशनल असेंबली में। सेनेट के अंदर बराबर होंगे तमाम सूबों के, नेशनल असेंबली में पॉपुलेशन के बेसिस पे होंगे। 2.5 लाख 1.5 लाख वो पार्लियामेंट ने सेट करना है अकॉर्डिंग टू लॉ। अब होता क्या है कि आर्टिकल 51 में ये मौजूद है, मगर अब ये जो नई लेजिस्लेशन लेके आना चाह रहे हैं और जो बिल आपके सामने कि वो बजाय पॉपुलेशन के वोटर कर दें, अब ये भी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट में, और समझ नहीं आती कि इतना ग्लेरिंग कॉन्फ्लिक्ट करके इस हुकूमत को ये क्या रिफॉर्म है। अच्छा, एक बात, वो जिस तरह से कंवर दिलशाद कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो ऐसा कोई बिल आता है तो वो वहाँ पे भी डिबेट करते हैं, अगर वो आइन के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है तो वो वापस कर लेते हैं क्या? पहली तो बात ये है कि क्या इज़ इट फैक्ट। नंबर 2, इसके साथ मैं सवाल ऐड करता हूँ, अगर ये बिल बन के अप्रूव होके इलेक्शन कमीशन के पास जाता है तो क्या इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है कि वो उस पर डिबेट करे और उसको वापस करे? हाउ कैन इज इट पॉसिबल? सर देखिए, सबसे पहले पहली बात आ जाते हैं, क्या ये हो सकता है या नहीं। मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली ये पॉसिबल नहीं है, और इसके ऊपर कई जजमेंट्स कोर्ट की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे जो आर्मी के जो मिलिट्री कोर्ट्स बने थे उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के ऊपर डिस्कशन की थी, और उन्होंने यही कहा था कि अनटिल डिस्कशन पार्लियामेंट में चल रही है, हमारा कोई इख्तियार नहीं है कि हम प्रोसीजर के अंदर जाकर और उसके साथ इंटरफेयर करें। मगर एक मिसाल इसकी मिलती है, जब पीपल्स पार्टी दौर में 19वीं तरमीम आई तो इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे। हाँ, वो 19वीं की बात है। उन्होंने एज चीफ जस्टिस सिर्फ ये रिमार्क्स दिए थे कि या तो पार्लियामेंट अपने फैसले को रिव्यू कर ले वरना हम फैसला कर देंगे। तो क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जरा थोड़ी सी डरपोक हुकूमत की वो 2008 से 2013 में, हम सब हालात जानते हैं, तो उन्होंने अल्टीमेटली रिव्यू करके और 20वीं तरमीम पास कर दी। उन्होंने कहा जी माय लॉर्ड हम वी आर सॉरी वी आर आउट। फिर तो नहीं, क्या ये जज की अथॉरिटी है? बिल्कुल अथॉरिटी नहीं है, और इस अथॉरिटी में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम कोई स्टे ऑर्डर दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा नहीं, अगर उन्होंने जो थ्रेट किया था तो क्या वो इफ्तिखार चौधरी कर सकते थे? देखें, उन्होंने तो 2 बोतलें शराब भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पकड़ी थी, बट जी अली राशिद साहब, ये हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे मुल्क की लेजिस्लेटर बैठे होते हैं, कानून साजी कर रहे होते हैं, आप भी इस हाउस में 5 साल मेंबर रहे, आप MNA रहे, ये किस तरह से आपस में लड़ाई गुत्थम गुत्था, और अब अगर जब बिल की पास होती है तो उस पर डिबेट नहीं हो रही है, तो आप ज़रा अपने वहाँ के एक्सपीरियंसेस शेयर करें। पहले तो मैं यहाँ
आई डोंट नो, आई एम एट लॉस एट वर्ड्स बिकॉज मुझे मुस्कुराहट और हंसी भी आती है कि ये हुकूमत बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है ना, कहते हैं लाइफ इज़ सिंपल वी कॉम्प्लिकेटेड। हर चीज़ में इतनी सिंपल चीज़ें विच आर अंडरस्टूड जो नहीं होनी है उनको कंट्रोवर्शियल बनाना कोई इस हुकूमत से सीखे। हर चीज़ को एक नॉर्मल चीज़ जो स्मूथ सेलिंग पे जा रही होती है उसको एक क्राइसिस में क्रिएट कर देना और कंट्रोवर्शियल करना कोई इस हुकूमत से सीखे। जब सब चीज़ें सिंप्लीफाई हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट की बात गई, वहाँ क्लैरिटी आ गई कि नहीं हो सकता कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इट इज़ नॉट पॉसिबल फिर से उस बिल में उसको उस अमेंडमेंट को लाना। What are they trying to prove? ये चाह रहे हैं कि आई थिंक कंट्रोवर्सी हो और चीज़ें डायरेक्शन उस तरफ आओ। अभी बजट भी पास हुआ था तो इतना बेकार बजट जो उन्होंने दिया शायद उसकी वजह से करना चाह रहे हैं। और इतनी, और देखें आपको यहाँ देखना है कि ऑब्जेक्शन उठा कौन रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट इज़ ए ऑटोनमस बॉडी, इम्पार्शियल, ठीक है ना, ऑटोनमस है, इम्पार्शियल है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ऑपोजिशन पार्टी से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके हर सीनियर एनालिस्ट से लेके मुझे आप एक शख्स दिखा दें जो पीटीआई के अलावा यहाँ बैठ के कोई एनालिस्ट हो, ऑपोजिशन का कोई मेंबर हो या कोई भी शख्स हो जो इस चीज़ को जस्टिफाई, सुप्रीम कोर्ट हो जो इस चीज़ के हक़ में हो, जो अमेंडमेंट्स लाएँ, इंक्लूडिंग 44 अमेंडमेंट्स जो उन्होंने लाई हैं उस पर ऑब्जेक्शन ईसीपी ने लगाया है और बड़ा कैटेगोरिकली लगाया। दे हैव बैक्ड इट अप विद द लॉज, कहते हैं जी इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और जो आपका इलेक्शन एक्ट 2017 का है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है ये। अगर आप ये उठा के देखें, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि ईसीपी ने कहा है, अब आर्टिकल 219A कॉन्स्टिट्यूशन की कहती है कि जी इलेक्टोरल जो रूल्स हैं उनको अपडेट करना और रिवाइज करना ये पावर्स इलेक्शन कमीशन के पास हैं। इन्होंने नए अमेंडमेंट के तहत जो है ये पावर्स नादरा को दे दी हैं। अब नादरा इज नॉट ऑटोनमस बॉडी, नादरा कम्स अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। अब इनकी मैलिस और इनकी इंटेंशंस तो साफ पता चल रहे हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि ये हुकूमती क्राइसिस पे क्राइसिस क्रिएट करने के अलावा साहब जो आर्गूमेंट्स डेवलप कर रहे हैं हमारे अली राशिद साहब, क्या ये सिर्फ पीटीआई के लिए होगा क्या? डेफिनेटली इसमें सारे ही होंगे, अगर दूसरों की हुकूमत होगी तो वो ब्लेस्ड हो जाएंगे। क्या पीटीआई ने सिर्फ वन टाइम के लिए सारा कुछ कर रहे हैं? आप इसमें फॉल्ट्स क्या देख रहे हैं? सर देखिए, मुझे तो एक ये इलेक्टोरल रोल्स वाली बात के अलावा कि जो आपको पता है कि आर्टिकल 219 और फिर उसको 222 से रीड करना है, क्योंकि 222 कहता है कि इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार लिया नहीं जा सकता लेजिस्लेशन से। इसके अलावा मुझे इस इलेक्शन एक्ट में हुकूमत के कोई मुझे फायदे की बात नजर नहीं आई, तो मुझे समझ ये नहीं आता कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट, मैं जिस चीज में मुझे फायदा ही नहीं हो रहा मैं उसके पीछे अपना नाम भी खराब करूं, मैं इलेक्शन कमीशन से मैंने इसको पढ़ा है पूरा, इसमें ऐसी कोई फायदा तो है किसी पार्टी को तो है जुडिशरी से, मुझे नहीं समझ आ रहा कि व्हाई दे आर डूइंग दिस। अल्टीमेटली देखें, इलेक्शन रिफॉर्म्स इस मुल्क में होना कोई मुआवजा ही हो सकता है। हम तो देखते हुए आ रहे हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात 2008 से होती भी आ रही है। वो एक चीज़ को इलेक्शन रिफॉर्म में लेके आते हैं, 3 साल बाद कहते हैं नहीं जी ये थोड़ा डिफरेंट हो गया है, इसको आउटसाइड कर दें। और आप तमाम पार्टीज को देख लें, जब पीपल्स पार्टी हारी उन्होंने कहा आरओ का इलेक्शन था, जब नून लीग हारी उन्होंने कहा सिलेक्टेड हुकूमत बन गई है, जब पीटीआई हारी थी तो उन्होंने कहा जी पूरी हमारे साथ तो सारी की सारी धांधली हो गई है। तो आप सारों को देख लें, सारों को शिकायत सिस्टम से है, लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्टिव तौर पर रिफॉर्म्स इस मुल्क में करना नहीं चाहता। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आप देख लें, अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूं, उन्होंने उस रिफॉर्म्स के ऊपर डिबेट ही नहीं की। राइट सर, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, आप फाइनल कमेंट्स दे दें कि अगर ये हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन आ जाती है, तो ये डब्बे भरने वाला सिस्टम तो खत्म हो जाएगा ना एटलीस्ट। देखें वहाँ भी देखें, वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अगर आप देखें, हम उस अभी नहज पे नहीं पहुँचे हैं, वी आर नॉट, टेक्नोलॉजी हमारी उस लेवल पे नहीं है कि हम इन चीज़ों पे जा सकें। अगर हम जा भी सकें तो एक सेकंड में आप देखें ना, ATS सिस्टम आप लेके आए, क्या हुआ 2018 के इलेक्शन में? ATS जो आप लेके आए टू द न्यू टेक्नोलॉजी, जिसको लाइव
रिपोर्टिंग करनी थी ऑफ द वोट्स कि कहाँ सेंट्रल सिस्टम में, वो क्रैश हो गया और फिर वही रिजल्ट जो आपको फ़ौरन मिलने थे रियल टाइम में वो आपको 2 दिन बाद मिले। मतलब मज़ीद बिगाड़ की तरफ चीज़ें गई बिकॉज आपकी कैपेसिटी नहीं थी। आप उन चीज़ों में वहाँ जाएं, करें जो आप कर सकें। आप यूएस गवर्नमेंट में देखें वहाँ सर आज हमारा टाइम खत्म हो रहा है। बैरिस्टर अली ताहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली राशिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के साथ प्रोग्राम आज का ख़त्म हो रहा है। हमने कोशिश की कि हम इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स कम्प्लीटली बात करें, जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखें। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।